नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आपने पिछली वीडियो में लाइक्स करे, कमेंट्स करे, और प्रीति वर्मा जी का शुक्रिया, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए पिछली वीडियो में। उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला और मैं आपके लिए बहुत सारी अब नई वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आगे मुझे आपका ये सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। यानी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हमें दे रखे हैं नीचे में, उन्हीं को यूज करते हुए हमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ अ बॉडी ट्रेवर्सेस अ डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टाइम, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। तो दोस्तों, कांस्टेंट आंसर है। और ये क्या कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसका क्या मतलब है? कह रहे हैं कि कोई बॉडी, मान लीजिए कोई बॉल ही है, कोई बॉल जा रही है एक डायरेक्शन में। पहले सेकंड में वो बॉल हमारा 5 मीटर जाती है, दूसरे सेकंड में भी वो 5 मीटर ही जाती है, तीसरे सेकंड में भी वो 5 मीटर ही ट्रेवल करती है, और ऐसे ही करती रहती है। तो इसे हमारा कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी एक पर्टिकुलर स्पीड से वो जाती जा रही है, यानी हर बार में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगला है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। देखिए, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कार है, और वो जो आपकी कार है वो मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पहले घंटे में भी वो 20 किलोमीटर पर चली, दूसरे अगले घंटे में भी वो 20 किलोमीटर चली, तीसरे घंटे में भी वो 20 किलोमीटर चली। तो यहाँ पर हर घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड का बढ़ना। जब स्पीड ही नहीं बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन अपना आप ही जीरो हो जाएगी। अगला है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। जैसे स्पीड का ही ले लें तो वो होती है हमारी, जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड लिखी हुई है। कोई गाड़ी चल रही है, मान लीजिए कोई ट्रक चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ये जो ट्रक चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये कोई एक बिजी से सिटी के अंदर से जा रहा है, तो वहां पे सीधा सीधा नहीं चल पाएगा, बल्कि रोड कहीं पे मुड़ेगी, कहीं पे फिर इधर आएगी, कहीं पे लंबी जाएगी, कभी इधर कभी उधर, कभी तिरछी कभी कैसे। तो यहाँ पर ट्रक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, यानी ट्रक की स्पीड तो हमें पता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं पता। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वहीं वेलोसिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे ये हमारी कार है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही थी, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर ये 20 किलोमीटर पर आवर एक कार की वेलोसिटी कही जाएगी। अगला फिल इन द ब्लैंक्स, velocity is the distance traversed by a body in a particular direction in unit time। अब देखिए, हर एक घंटे में यहाँ पर 20 किलोमीटर चल रही है कार। तो यूनिट टाइम में कितनी गाड़ी चल रही है, यानी हर एक घंटे में कितनी गाड़ी चल रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बहुत जरूरी है पर्टिकुलर डायरेक्शन देखना, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये होगी हमारी वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे लिए, कहें कि एक पजल है, पहेली है, जिसे कि हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को आप यस पहेली की तरह से ही देखा कीजिए, उससे मजा आता है उनको सॉल्व करने में। तो भैया, दो लड़के हैं यहाँ पर, एक का नाम है सचिन और एक का नाम है समीर। और ये दोनों बंदे स्टार्ट करते हैं अपनी मोटरसाइकिल, और ये है भैया अपने घर पे, मान लीजिए ये इनका घर है, और ये है प्लीज ए पर। और ये बंदे अपने घर से निकलते हैं अपनी मोटरसाइकिल में, एंड टुक द टर्न एट बी। और जब बी पे पहुंचते हैं तो भैया इधर को अपने लेफ्ट में टर्न ले लेते हैं। डिड अ टास्क एट सी, भैया सी पर इन्हें कोई टास्क करना था, मान लीजिए अपने
इनका एक दोस्त था, उसकी कोई चीज ले रखी थी, उसकी चीज उन्हें वापस करनी थी। उसके बाद ट्रेवल्ड बाय द रूट सी डी टू डी, और ये सी डी रूट से होते हुए सीधा आ गए अपने डी जगह पर। ठीक है भैया। अब एंड देन वेंट ऑन टू द सी, पर यहाँ पे से जी रोड टर्न हो रही है तो इन्हें ये इधर से मुड़े और यहाँ पे ई पे पहुंच गए जहाँ पे इन्हें जाना था। यहाँ पे इनके दूसरा दोस्त था, मान लीजिए, जिसकी बर्थडे पार्टी थी। अब यहाँ ये इसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। ऑल टुगेदर दे टुक 1 hour फॉर दिस जर्नी। तो भैया ये जो पूरी जर्नी की इन्होंने यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इसमें इन्हें 1 घंटे का समय लग गया। तो कह रहा है फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ई। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए ए से ई तक की डिस्टेंस तो भैया ये भी दिख रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं गए बल्कि ऐसे में गए हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय समीर एंड सचिन इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। ए बी की वैल्यू यहां पर है हमारी 3 किलोमीटर, प्लस बी सी की वैल्यू 4 किलोमीटर, सी डी की वैल्यू 5 किलोमीटर एंड डी की वैल्यू 3 किलोमीटर। इन सबको हम आपस में प्लस कर लेंगे। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12 एंड 12 प्लस 3 15। तो टोटल डिस्टेंस है जी 15 किलोमीटर जो इन्होंने एक्चुअली ट्रेवल किया है। तो आगे क्या कहता है दोस्तों कि फ्रॉम दिस डिड्यूस द स्पीड। तो यानी इसी चीज से इसकी स्पीड बताइए। अब ऊपर में दे रखा था कि इनको ये जर्नी ट्रेवल करने में 1 घंटा लगता है। इट मीन्स टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 1 hour। अब कह रहा है कि जी स्पीड फाइंड आउट करो। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम इन्हें कितना लगा है। तो यहां पर हम जानते हैं जो जी डिस्टेंस है हमारा, अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम हमारा 1 आवर्स है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी इनकी स्पीड। अब आगे कहता है व्हाट वाज देयर वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ई, यानी ए से ई तक जाने में उनकी वेलोसिटी क्या रही इन द डायरेक्शन ए। अब डायरेक्शन भी बता रहा है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन बतानी जरूरी होती है। तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमारा देखिए ये रहा। तो पहले एक बार में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई, ये तीनों हमारे डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिवाइड बाय टाइम, टाइम यहाँ पे दे नहीं रखा है तो हम 1 आवर ही लेते हैं क्योंकि बुक में भी इसी तरीके से ले रखा है। तो तीनों की 3 है, ए बी की भी 3, बी डी की भी 3, डी की भी 3 एंड डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 3 इज 9। तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और ये रहा आपको क्वेश्चन वाला टेबल जहां पे कि आपको बी और सी ग्रुप्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ए के ग्रुप से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्क की जो हमारी एस आई यूनिट होती है वो होती है जूल, और वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये जो यूनिट होती है ये होती है अर्ज। इसी तरीके से फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो है न्यूटन, और फोर्स की सीजीएस यूनिट है डाइन। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर एंड सीजीएस इज सेंटीमीटर।
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, a bird sitting on a wire flies circles around and comes back to its perch। यानी एक चिड़िया है जो कि तार के ऊपर में बैठ रखी है, वो उड़ती है और गोल गोल चक्कर मारती है और उसके बाद वापस से आके जहां पर बैठी होती है ठीक वहीं पर बैठ जाती है। एक्सप्लेन द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवर्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। यानी जो उसने टोटल कितनी दूरी तय की जब ये पूरा उड़ती रही या वहां गोल गोल चक्कर मारती रही, और एंड इट्स इवेंचुअल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी बतानी है। यानी मेनली हमें बर्ड का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है वो फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसमें कोई वैल्यूज नहीं दे रखी हैं कि भाई कितना इन्होंने ट्रेवल किया है, तो इसमें हम न्यूमेरिकली तो कुछ नहीं निकाल पाएंगे, इसका हम थ्योरेटिकली यानी लिखकर ही जवाब देंगे। तो आंसर है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बर्ड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द पाथ she covered after she flies from the wire until she return to the wire again। यानी जो टोटल डिस्टेंस हमारी बर्ड ने कवर किया है वो सब चीज का टोटल है जब वो उड़ी उस वायर से और जब तक वो उसमें बैठी। यानी चिड़िया मान लीजिए ये यहां से उड़ी और जब वो पूरा चक्कर उक्कर मारती रही और दोबारा आकर यहीं पे बैठ गई, तो जितना भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था ये उसका पूरा डिस्टेंस, इस सारे को आप सम अप कर लीजिए, यही उसका डिस्टेंस है। ओके, अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी डेफिनेशन ही है जहां से कोई चीज स्टार्ट हुई और जहां पे कोई चीज फाइनल हुई, जहां पे आके रुकी, उसके बीच में कितने डिस्टेंस है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए चिड़िया तो वहीं से उड़ी और वहीं पे आकर बैठ गई, इसका मतलब जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, वो डिस्टेंस जीरो है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगा। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। एज द बर्ड स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस and ended her journey on the same place, hence in this case the displacement is zero। okay, I hope it's clear। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड्स विद एवरीडे एग्जाम्पल। तो भैया फोर्स, वर्क, इन सबके हमें डेफिनेशंस लिखने हैं, वो भी अपने शब्दों में, और कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फोर्स को देख लेते हैं। तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल which has the potential of bringing the change in the state of a body। तो फोर्स सिंपली एक या तो पुश है, धक्का है, या तो फिर पुल है, या तो हम खींचते हैं। दो ही चीजों में हमारी फोर्स लगती है, या तो आप किसी को धक्का दे रहे हो या तो आप उसको अपनी तरफ में खींच रहे हो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, उसमें उसकी शेप में या उसके साइज में कोई ना कोई चेंज आएगा। एग्जाम्पल है, when we apply the force on clay its shape changes। जब भैया क्ले यानी चिकनी मिट्टी पे आप धक्का मारते हो, फोर्स मारते हो, तो उसका शेप बदल जाता है। यस, तो ये फोर्स के कारण ही हुआ। when we apply force on a moving object its state of motion changes। तो वही टायर वाला एग्जांपल, आपने टायर को पीछे से धक्का मारा और टायर और ही आगे तेजी से दौड़ने लगा, यही इसका मतलब है। अगला है भाई वर्क। इफ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बाय अप्लाइंग द फोर्स देन द वर्क इज सेड टू बी डन। भैया अगर आपने किसी चीज में फोर्स लगाया, धक्का मारा या खींचा उसे, और वो चीज अपनी जगह से हिल गई, तो वर्क डन कहलाया जाता है। जैसे दीवार को आप धक्का मारोगे और वो अपनी जगह से हिली नहीं, चाहे आप बिल्कुल पसीने में चूर चूर हो गए, तो वो वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ काम हुआ ही नहीं, वो दीवार वहां से हिली ही नहीं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वुडन बॉक्स इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। मान लीजिए यहां पे से एक लड़का है जो कि भैया इस वुडन बॉक्स को धक्का मारता है, तो क्या होगा, ये आगे को इस साइड को बढ़ेगा। तो भैया इसमें इसने फोर्स भी लगाया और जिस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट भी हो गई, तो यहां पर कहेंगे हम कि वर्क हुआ है। अगला एग्जांपल है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हैंडल ऑफ द हैंड पंप अंडरग्राउंड वाटर
is being pumped out. Pulling of water is work that has been done. यानी दोस्तों आपने हैंडपंप देखा होगा और हैंडपंप के पीछे में एक डंडी सी लगी होती है। जब हम इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं ऊपर नीचे, तो इससे क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, धरती के नीचे का पानी, वो ऊपर को खिंच जाता है और नीचे से ऊपर आ जाता है। यानी हमारा फोर्स लगा और धरती का पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, तो इसे कहेंगे कि हमारा वर्क डन हुआ। अगली डेफिनेशन है दोस्तों हमारी डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल प्लेस। भैया सबसे कम डिस्टेंस है हमारी शुरू होने वाली जगह जहां से शुरू हुआ है और फाइनल प्लेस के बीच में, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था। और ये हमेशा सिंगल डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है और ये स्ट्रेट लाइन में होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि भैया शॉर्टेस्ट डायरेक्शन होगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगी। मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन एक ये वाली होगी और ये सिंगल लाइन होगी। आगे है, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको। When we travel by aeroplane or in seas by ship, तो भैया आसमान में हम हवाई जहाज से जा रहे हों या पानी में हम शिप से जा रहे हों, तो वहां पर क्योंकि कोई इधर अगल बगल में कोई रोड वगैरह कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं आने की है, तो बिल्कुल अधिकतर प्लेन या शिप सीधे सीधे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। अगला है, अ बैट्समैन रनिंग बिटवीन द विकेट इज डिस्प्लेसमेंट। तो भैया क्रिक जो हमारी जहां पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वहां पे जो बैट्समैन होता है वो विकेट के बीच में भाग रहा होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागता है एक बार में, तो यहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है क्योंकि डायरेक्शन सेम है और वो भी स्ट्रेट लाइन में। अगला है वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द मूविंग बॉडी इन अ सिंगल डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट होती है एक मूविंग बॉडी के द्वारा, वो भी एक सिंगल डायरेक्शन में और एक यूनिट टाइम में। एक यूनिट टाइम में जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे कि एक सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड कवर कर चुकी है, अगले सेकेंड में भी वो 10 मीटर कवर कर रही है। जिसको नहीं समझ में आया है तो वो पीछे बैक जाकर देख सकता है, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में समझाई थी चीज। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। When we are traveling by a car, we notice that the pointer in the meter indicates 50 km per hour at that point of time. It is the velocity of the car at that point. तो भैया गाड़ी चल रही होती है, उस टाइम पे आप देखते हो आगे की गाड़ी में अभी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, हम देखते रहते हैं अक्सर। तो जो जिस पॉइंट जिस सेकंड पे आपने उसको देखा 50 किलोमीटर पर आवर, उस सेकंड पे उसकी वेलोसिटी जो थी वो 50 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि उस समय वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही थी। अगला है एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज इंक्रीजिंग बाय 1 मीटर पर सेकेंड with every passing second, then the acceleration of the car will be said to be 1 मीटर पर सेकेंड। यानी मान लीजिए यहाँ पर एक कार है और जी दोस्तों ये कार जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे को बढ़ रही है। मतलब ऐसा मानिए कि पहले मिनट में ये 1 मीटर चली है ना, पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में ये 2 मीटर चली। जब तीसरा सेकंड हुआ तो ये तीसरे सेकंड में 3 मीटर चली, ऐसे ही चौथे में 4 मीटर। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक एक से इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है ना, एक एक मीटर से। तो इट मीन्स यहां पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ती चली जा रही है। 1 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, when we start our car, the velocity changes within a short period of time from 0 meters to let's say 10 meters.
per second. Here the acceleration takes place in the car. तो दोस्तों अगर बंद कार होती है हमारी उस वक्त 0 मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि गाड़ी में कोई स्पीड है ही नहीं। और जब हम थोड़ी देर चला लेते हैं, थोड़ी ही सी देर में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली गई, इसका मतलब स्पीड तो बढ़ी है। और जब स्पीड बढ़ती है इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कार में एक नीचे में एक पैड भी होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटर। उस पे अगर आप पाँव मारोगे तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अगला है दोस्तों, रॉकेट फायरिंग आउट ऑफ द अर्थ टू द स्पेस इज एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी जब रॉकेट जब हमारी धरती से बाहर को जाता है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है, यानी लगातार उसकी स्पीड बढ़ती ही रहती है। अगला है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। जैसे हमारे उस एग्जांपल में था कि वो लड़के ए से बी तक गए, बी से लेके फिर सी तक गए, सी से डी तक आए एंड देन ई तक पहुंचे। तो यहाँ पर ये विदाउट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं गए बल्कि टेढ़ा मेढ़ा होके गए। लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की सारी डिस्टेंस को मेजर किया जहां जहां से ये गए, और यही इनकी डिस्टेंस थी। तो इसका एग्जाम्पल है, when we go for a walk from our house, we travel all over the place and then return to our home. Here, the length of the path traveled by us is called distance. तो दोस्तों जब हम घर से बाहर निकलने घूमने निकलते हैं तो हम कहीं भी किसी भी गली में घूमते रहते हैं, टेढ़े मेढ़े कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलते रहते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। तो ये जितना हमने दूरी घूमी है वो हमारी डिस्टेंस का वर्ड थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, ये कह रहा है बॉल इज रोलिंग फ्रॉम ए टू डी ऑन अ फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस। यानी जो यहाँ पे बास्केटबॉल बन रही है ये ए से डी तक जाती है मूव करते हुए, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट्स डायरेक्शन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी इसकी जो स्पीड है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की। On reaching B, it was pushed continuously up to the C. जब ये बॉल लुढ़कते हुए B तक आ जाएगी तो यहाँ पे से हम इसे धक्का मारेंगे और फिर इसे धक्का मारा जाता है और फिर C तक में लगातार धक्का मारते रहते हैं और C तक on reaching D from C, its speed had become 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो C से और आगे बढ़ते बढ़ते और जब तक वो D तक पहुंचती है तो उसकी स्पीड हो जाती है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड की, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड की। अब कहा जा रहा है इट टुक 2 सेकेंड फॉर इट टू गो फ्रॉम बी टू सी। तो भाई बी से सी तक जाने में यहाँ पे जो इसे पूरा टाइम लगा जब तक इसे धक्का मारा जा रहा था तो वो था 2 सेकेंड का। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज इट गोज फ्रॉम बी टू सी। तो एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहे हैं, तो एक्सेलरेशन तो हमें निकालना ही है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ऐसे जब हमें कॉपी में सॉल्व करना होगा तो गिवन लिखेंगे। देखिए पहले 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड थी, इट मीन्स पहले आप इसी को लिखिए। हम लिखेंगे इनिशियल, इसको लिखा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, वो है आपकी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आखिर में जाके हो गई है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप लिखिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसे टाइम लगा था ये 2 सेकेंड से 4 सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड होने में 2 सेकेंड का। देन टाइम टेकन is equals to 2 seconds. What is the acceleration? Acceleration is equal to final velocity। जी हाँ, पहले फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे है हमारी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी थी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम यहाँ पे था 2 सेकेंड्स का। तो 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। एंड अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी थी तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहली प्रॉब्लम है A force of 1000 Newton was applied to stop a car that was moving with a constant velocity। तो हमारा यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन का। तो पहले हम लिखते रहेंगे साथ साथ में कि क्या क्या चीज हमें गिवन है। तो भाई हमारा फोर्स दे रखा है हमें 1000 न्यूटन का। कह रहा है इतना फोर्स लगाया जा रहा है हमें तो स्टॉप अ कार दैट वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक कार है बड़ी दूर से बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती हुई आ रही है, हमें उसे रोकना है और उसे रोकने के लिए 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। द कार स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग थ्रू 10 मीटर। तो ऐसे ही कार को जब रोका जा रहा है तो ऑब्वियसली इंसान कोई नहीं रुक रहा है, यहाँ पे ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं। बेसिकली ये फोर्स हमारे ब्रेक्स ही लगा रहे हैं। तो ये कार क्या है कि मूव होते 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 10 मीटर एक्स्ट्रा चल चुकी है 1000 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद। तो यहाँ पे 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिख देंगे। नाउ अब पूछ रहा है हाउ मच इज द वर्क डन, यानी वर्क निकालना है हमें। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स यहाँ पे लगा है हमारा 1000 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई है 10 मीटर की। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 जूल्स। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मीटर जो है वो हमारी एसआई यूनिट है डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, और न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, इसलिए वर्क की भी हम एसआई यूनिट को ही यूज करेंगे, दैट इज जूल। अगला क्वेश्चन है ए कार्ट विद अ मास ऑफ 20 केजी। तो कट्टे का वेट 20, एक गाड़ी है जिसका वेट है 20 केजी, went on 50 meter in a straight line on a plane and smooth road when a force of 2 Newton was applied to it। तो भाई जब इस पे फोर्स लगता है तो 50 मीटर तक चली जाती है स्ट्रेट लाइन में, और 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है वो मैटर नहीं करता है वो कितना बड़ा है कितना भारी है। पिछले एग्जांपल में हमने कार का लिया था तो हमने ये नहीं देखा था कि वो कितनी हैवी है ना, अगर हमें उसका वर्क निकालना है तो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हमें वर्क डन निकालना है कि भाई कितना वर्क वो लगा इस फोर्स को करने में। तो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं कि हमारे गिवन क्या क्या है। तो भैया गिवन है हमें यहाँ पर फोर्स दैट इज 2 न्यूटन, ये रहा। और उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारी 50 मीटर की। तो वर्क डन निकालना है तो वर्क का तो दोबारा से वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स है यहाँ पर हमारा 2 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 50 इज 100
तो 100 यहाँ पे भी दोस्तों अगेन से जूल्स में लगेगा, क्योंकि एसआई यूनिट्स है ऊपर में भी। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ, उसके भी सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब है।